Hello students, welcome to my YouTube channel and welcome to NCERT लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। तो बेटा इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। बेटा आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। बस यूं ही अपनी पढ़ाई को खूब अच्छे से आगे बढ़ाते रहिए। 4 महीने का समय ये मान के चलिए केवल बचा हुआ है, तो खूब जम के अब लग जाइए अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। इस बार ये मान के चलिए कि आपको अपना सिलेक्शन किसी भी कीमत पर लेना है। बस जुट जाइए अपने वर्क, खूब अच्छे से रिवीजन करिए और खूब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए। चलिए बेटा आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। देखिए कहते हैं ए स्प्रिंग स्ट्रेचेस बाय 2 सेंटीमीटर, वर्क डन इज डब्ल्यू, फाइंड द वर्क डन इन फर्दर स्ट्रेचिंग ऑफ 4 सेंटीमीटर। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करना है आपको सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर मैच कराते हैं। देखिए स्प्रिंग को जब 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करेंगे तो वर्क डन डब्ल्यू दे रखा है, तो डब्ल्यू विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू देखिए 2 के इक्वल आ जाएगी। अब उसके बाद कहते हैं फाइंड द वर्क डन इन फर्दर स्ट्रेचिंग 4 सेंटीमीटर। तो पहले तो ये कंसीडर कर लीजिए कि 4 सेंटीमीटर फर्दर और स्ट्रेच करते हैं तो टोटल 6 सेंटीमीटर स्ट्रेचिंग होगी। तो टोटल वर्क डन कितना होगा? तो डब्ल्यू टोटल की जो वैल्यू होगी वो हाफ के इंटू 6 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 36 के/2, मतलब 18 के आ जाएगा। ये टोटल वर्क डन आ गया 6 सेंटीमीटर की स्ट्रेचिंग का। अब हमें कैलकुलेट करना है कि फर्दर 4 सेंटीमीटर की जो स्ट्रेचिंग हुई थी उसका वर्क डन कितना होगा। तो सपोज दैट उसका वर्क डन डब्ल्यू डैश के इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू टोटल माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू टोटल की वैल्यू 18 के आ रही है और डब्ल्यू की वैल्यू है 2 के इक्वल। तो यहां से हम डब्ल्यू टोटल को भी डब्ल्यू के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे? यहां से देखिए के की वैल्यू हम लिख सकते हैं W/2। इसको पुटअप कर दीजिए यहाँ पर, तो 18 के को लिख सकते हैं W/2, तो देखिए आ जाएगा 9W के इक्वल। मतलब डब्ल्यू टोटल की वैल्यू आ गई हमारे पास 9W, और माइनस डब्ल्यू सब्ट्रैक्ट होगा तो डब्ल्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी 8W के इक्वल। मीन्स 4 सेंटीमीटर जो हमने स्ट्रेच किया था उसमें वर्क डन की वैल्यू आएगी 8W के इक्वल। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहते हैं ए स्प्रिंग के 100 Newton per meter attached a block 1 kg stretches by 4 centimeter and released. Find velocity of block when extension is 2 centimeter। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। आई होप बेटा ये भी आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं बेटा। तो देखिए जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं 4 सेंटीमीटर, तो सपोज दैट 4 सेंटीमीटर जब नॉर्मल से स्ट्रेच किया तो फाइनल कंडीशन ये हो जाती है। सपोज दैट यहाँ कहीं पर नॉर्मल वाली कंडीशन है, स्प्रिंग की नॉर्मल लेंथ यहाँ तक है। इसके बाद फर्दर ये 4 सेंटीमीटर हमने स्ट्रेच कर दिया और यहां से अब हम उसको रिलीज करते हैं। तो रिलीज करने के बाद जब ये वापस 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होता है नॉर्मल लेंथ से, तो पूछा जा रहा है कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो। तो देखिए यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स वर्क कर रहा है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कंजर्व्ड रहेगी। और मैकेनिकल एनर्जी अगर कंजर्व रहती है तो कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर ए पोजीशन है और यहाँ पर जब ये पहुंचेगा ब्लॉक तो बी पोजीशन हो जाती है। तो ए से बी तक के लिए बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के ए प्लस यू ए इज इक्वल टू ए बी प्लस यू बी, ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। तो ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी क्योंकि एक्सट्रीम पर वेलोसिटी जीरो होगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हाफ के
एक्स स्क्वायर, और एक्स कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर होगा 16, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10⁻⁻⁴ और आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है उसका। इक्वल टू के बी, बी पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स है वहां पर 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और इंटू 10⁻⁻⁴। अब क्या करिए, हाफ एम वी स्क्वायर को एक तरफ कर लीजिए और दूसरी तरफ ले जाइए इस वाले टर्म को, तो उस तरफ जब ले जाएंगे तो ये हाफ के इंटू 10⁻⁻⁴ इतना तो कॉमन हो जाएगा, और अंदर बचेगा 16 - 4, तो ये बचा 12। ठीक, तो ये बन जाएगा हाफ के इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 12। अब इधर देखो हाफ से ये हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मास दे रखा है 1 kg का, तो 1 × v² इक्वल टू हम लिख सकते हैं के की वैल्यू दे रखी है 100 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 12, तो देखो ये आ जाएगा 12/100। ठीक है, कैसे 100 से 10⁻⁻⁴ कैंसिल होकर के -2 बचेगा, अपॉन में चला जाएगा, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 12/100, तो यहाँ से v की वैल्यू हम लिख सकते हैं √12/10, और √12 को लिख सकते हैं 2√3, और √3 की वैल्यू होती है 1.732, और अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.35 के इक्वल, 0.35 के इक्वल। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका जो दिखाई दे रहा है हमें, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम उसकी वेलोसिटी होगी जो कि 2 सेंटीमीटर पर होगा, 0.35 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहते हैं डायमेंशन ऑफ के बाई एम इज, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा, ट्राई करिए। आई होप इसको ट्राई कर लिया होगा आपने। चलो आंसर मैच कराते हैं, तो देखो F इज इक्वल टू होता है के एक्स, एफ को अगर हम में लिखते हैं तो इक्वल टू हो जाएगा के एक्स। ठीक है, ये स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू ले रहे हैं हम, माइनस को यहाँ पर हमने निगलेक्ट कर रखा है, माइनस केवल ये बताता है ना कि फोर्स की जो डायरेक्शन होगी केवल डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो यहां से देखिए हम के बाई एम की वैल्यू को लिख सकते हैं ए बाई एक्स, ए इज द एक्सीलरेशन, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी LT-2, और अपॉन एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डायमेंशन एल, एल से एल कैंसिल, तो ये आ जाएगा T⁻⁻², तो फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 34 कहते हैं ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेशन बिटवीन प्लस एक्सएम माइनस एक्सएम, द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशंस आर रिस्पेक्टिवली। मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, तो देखो सपोज कर लेते हैं ये मीन पोजीशन है, और ये प्लस एक्सएम वाली एक्सट्रीम है, और सपोज दैट इधर की तरफ माइनस एक्सएम वाली एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम पर और मीन पर क्या होता है पहले समझ लीजिए अच्छे से। एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेचिंग की कंडीशन में होता है, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो होती है क्योंकि ब्लॉक की वेलोसिटी वहां पर जीरो होती है। मीन पोजीशन पर जब हम आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी क्योंकि स्ट्रेचिंग वहां पर जीरो हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरा वाला जो नेगेटिव वाला स्ट्रीम है, वहां पर भी ऐसा होगा, जब u की वैल्यू मैक्सिमम होगी जब यहां पहुंचेगा पार्टिकल, और k की वैल्यू जो होगी वो जीरो हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी जीरो होगी। अब देख लेते हैं, पूछ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी जीरो। तो ध्यान से देखो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा।
ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 35। 35 में कहते हैं इफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव बोथ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी देन विच रिलेशन इज करेक्ट। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा, ट्राई करिए। चलिए आंसर मैच कराते हैं बेटा 35 का। देखिए डेल्टा के यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू डब्ल्यू कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव, ये वैलिड है। इसी को तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं, तो ये सही है। डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी सही है। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होती है। और ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, यहाँ पर ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, फाइनल माइनस टोटल एनर्जी ऑफ इनिशियल, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन के इक्वल होती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन सही है, तो फिर फोर्थ वाला ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये समझ आया बेटा सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, 36 पर आते हैं। 36 में कहते हैं द टाइम रेट एट विच द वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा, ट्राई करिए। रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर और वर्क डन मतलब डी डब्ल्यू बाई डी टी, ये किसके इक्वल होता है? पावर के इक्वल होता है। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आते क्वेश्चन नंबर 37 पर। कहते हैं पावर डिलीवर्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इन सर्कुलर मोशन। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा, ट्राई करो। सर्कुलर मोशन में पावर डिलीवर्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगेगा? सेंटर की तरफ लगेगा। और वेलोसिटी किधर होगी पार्टिकल की? इसके परपेंडिकुलर। तो पावर इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है, तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का, तो इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो वर्क डन की वैल्यू जीरो के इक्वल हो। समझ आया बेटा? आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। किलो वाट आवर इज यूनिट ऑफ। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा, ट्राई करिए। किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है? एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है, याद आया? 1 किलोवाट आवर की वैल्यू जो होती है वो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के इक्वल होती है, एनर्जी का यूनिट है। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। कहते हैं एन एलिवेटर कैन कैरी मैक्सिमम लोड 1200 kg, एलिवेटर प्लस पैसेंजर्स इज मूविंग अप with 3 meter per second if frictional force is 2000 Newton. Determine minimum power delivered by the motor. चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा, ट्राई करिए इसको। आई होप बेटा आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलो आंसर मैच कराते हैं। देखिए क्या कहते हैं कि जो एलिवेटर है वो ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर की तरफ कितनी वेलोसिटी से जा रही है? 3 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। और एलिवेटर में पैसेंजर्स का प्लस एलिवेटर का जो मास है वो 1200 kg दे रखा है, तो 1200 g के इक्वल इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और फ्रिक्शन फोर्स भी इसके ऊपर लग रहा है 2000 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन फोर्स भी जो एलिवेटर की वॉल्स है, जो दीवार है उसकी, उसमें अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन एफ रिटार्डेशन की वैल्यू हो जाएगी 2000 न्यूटन, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब पूछ रहे हैं कि मिनिमम कितनी पावर मोटर डिलीवर कर रही होगी लिफ्ट को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। तो पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो कितना फोर्स लगाएगी लिफ्ट? लिफ्ट इतना फोर्स लगाएगी जो लिफ्ट का वेट होगा प्लस जो रिटार्डिंग फोर्स है
उसको भी ओवरकम करेगी लिफ्ट, तभी तो लिफ्ट ऊपर पहुंच पाएगी। तो मोटर को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा, तब ऊपर लिफ्ट को वो पहुंचा पाएगी। तो टोटल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1200 जी तो बन जाएगा 12,000, और प्लस 2000, इतना अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इतना ही मोटर को फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो इतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में मोटर लगाएगी, और वेलोसिटी भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, और वो कितने की है, वो 3 मीटर पर सेकेंड की है। तो देखो ये बन जाएगा 14,000 इंटू 3, तो 42,000 वॉट के इक्वल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी 42,000 वॉट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। कहते हैं ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन टाइम डेल्टा टी इज, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा, ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। देखो, जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो कोलिजन के टाइम जो बॉडी एक दूसरे के टच में होती है, तो उस टाइम इनके जो शेप होते हैं वो बेटा चेंज हो रहे होते हैं। तो शेप जब कुछ इस तरीके से देखो चेंज हो रहे होंगे, जब कोलिजन का टाइम होगा, तो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कंजर्व्ड नहीं रहती है। काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड, वो इसलिए क्योंकि कोई भी बॉडी जो है वो परफेक्टली रिजिड नहीं है। तो रिजिड ना होने की वजह से जब इनकी टक्कर होती है आपस में, तो इनके शेप चेंज हो रहे होते हैं। तो देखो शेप चेंज होगा, जो पीछे वाली बॉडी है इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगी, और आगे वाली जो वेलोसिटी है जो इसकी वजह से इंक्रीज करनी चाहिए, तो लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन चूंकि उसका शेप खुद ही चेंज करेगा, कुछ इस बॉडी का भी चेंज करेगा, तो इसकी वेलोसिटी तो डिक्रीज करेगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी, उस टाइम चेंज नहीं कर रही होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी जो है वो ओवरऑल सिस्टम की डिक्रीज कर रही होगी, तो कांस्टेंट नहीं रहेगी बेटा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा कि ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी नॉट कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? और अगर काइनेटिक एनर्जी बाद में पूछता है ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, तो इनिशियल और फाइनल वो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती। तो बेटा आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 तक। ये था हम लोगों का फोर्थ सेशन, ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको बहुत मजा भी आया होगा, अच्छा लगा होगा आपको। तो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेटा, और बस खूब मेहनत करते रहिए, बस लगे रहिए, ये मान के चलिए कि हमें सेलेक्ट होना है किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो बेटा आज यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। 41 से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। ओके बेटा, गुड लक, बाय बाय।